इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी भाग 4। तो चलिए शुरुआत करते हैं जहां से हम छोड़े थे। तो सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के लिए तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब समझो, यहाँ पे कोई भी सत्ता का बंटवारा कब होता है? जब उसकी मांग बढ़ती है, तो उसी को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून लक्ष्य बनता है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदार के बीच चुनाव का विकल्प होता है कि भैया हमको जिसका मन होगा उसको दावेदारी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते हैं। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। समकालीन लोकतंत्र व्यवस्था में देखा जाए तो अलग अलग पार्टियों का यहाँ पर विकल्प ही ज्यादा अलग अलग होता है। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है कि हम ज्यादा हम ज्यादा हम ज्यादा, लेकिन कोनो ज्यादा नहीं, कुछ लोग होता है जो ज्यादा करता है। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित करा देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में नहीं होता है। ये बताता है कि सत्ता एक व्यक्ति चाहे एक के हाथों में नहीं होता है, सबके हाथों में होता है। एक बड़ी समय अवधि पर गर्व करे तो, एक बहुत बड़े समय अवधि पर ध्यान दे तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाले पार्टियों के हाथ में आती जाती रहती है। विचार बहुतों का अलग हुआ है और उनके हाथ में आते जाता रहता है। इसी की वजह से देश लोकतांत्रिक माध्यम से आगे बढ़ रही है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं। तो हमेशा आप देखोगे तो 10 पार्टी तो होगा ही। लोकसभा के इलेक्शन दो, चाहे आप विधानसभा के इलेक्शन में जाओ। आप विधानसभा में जाओगे तो करीबन एक जगह पर 30 निर्वाचित क्षेत्र में से 30 में, मतलब एक जगह से 30 को तो खड़ा हो ही जाता है सब। और आपको सांसद में भी ले लो तो उसमें भी खड़ा होने वाले कम लोग नहीं है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं कि ये लोग भी इसमें जुटे रहते हैं। पैसा देते हैं कि भैया आप जीतो तो हमको कुछ सहानुभूति मिल जाएगी, हमको कुछ छूट मिल जाएगी। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके, एकदम सीधे तौर पर भागीदारी करके नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब देखो, ये लोग भागीदारी करने के लिए दबाव भी बनाते हैं कि इसके लिए हम पैसा दिए हैं, इसके लिए हम इतना रुपया खर्चा किए हैं, इसके लिए हम इतना मेहनत किए हैं, इसके लिए अपना क्या क्या गंवा दिए हैं, तो हमें भागीदारी चाहिए। इकाई 3 में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों की कार्यप्रणाली पर गौर करेंगे। तब समझ में आएगा कि कैसे कैसे यहाँ पर समूह और सामाजिक आंदोलन को चलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सत्ता के बंटवारे के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित सत्ता की समझदारी की 4 श्रेणी में से किसमें आते हैं, या यहाँ सत्ता का साझा कौन किसके साथ रहता है। 1 नंबर, बंबई से देखो। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और बंबई को, जिसको मुंबई आज बोलते हैं, मुंबई के 7 अनाथ आलय के 2000 बच्चों को रख रखाव में सुधार करे। न्यायालय ने बोला और बंबई सरकार को पूरा करना पड़ा। 2 नंबर देखो, कनाडा के ओटेरियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी थी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेह मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। अब रूस की बात है तो रूस की 2 प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों, द
यूनियन ऑन राइट फॉर सेल, या और लिबरल या लोको मूवमेंट लिबरल या लोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का मतलब अपने संगठनों को मिलाने का फैसला किया। इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे। सबसे लास्ट, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे कि कितना आपका आमदनी हो रहा है। वे यहाँ भी जानना चाहते थे कि विभिन्न प्रांतों के बीच राजस्व का बंटवारा किस मतलब जो कर होता था टैक्स, उसका बंटवारा किस आधार पर होता है। और यहाँ पर अपना यह खत्म होता है। क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का क्या करना भी मतलब क्या उदाहरण भी दें। 2 नंबर उदाहरण देना है, केवल सबका उदाहरण दे देना है। 2 नंबर, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण होता हुआ उसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताइए। 3 नंबर, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले हैं। आप उनसे अलग अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखे। उनसे अलग आपको इसमें से निष्कर्ष निकालना है। तो इसमें से थमन निकाल गया है, मथाई निकाल चुका है और ओसेफ निकाल चुका है। आपको खुद से निकालना है। इसको एक बार आप पढ़ लेना 3 नंबर को पूरा। तब 4 नंबर, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर, जो ब्रुसेल्स के निकट शहर जो है इसको बोलते हैं मार्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। 1 शब्दों में नहीं, 50 शब्दों में लिखना है। 3 नंबर में है, नीचे दिए गए उदाहरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। बस उसका एक का चुनाव करना है। इसको आप खुद पढ़ो क्योंकि महात्मा गांधी जी का है कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देना ही जरूरी है। अधिकार देने की जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार दो। इसीलिए पंचायती राज चालू हुआ। पंचायती राज में हर किसी को अधिकार होता है क्या क्या करना है। पंचायती राज ही व्यवस्था लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उसका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। पंचायती राज ही वो चीज है जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे। केवल पंचायती राज के बारे में थोड़ा बता देना है। 6 नंबर, सत्ता के बंटवारे के पक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं। उनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। सही उत्तर का चुनाव करना है। बस नीचे कोड दिया गया उससे, बाकी सब इसमें खास कुछ नहीं है। यहाँ पर यह अध्याय खत्म होता है। फिर अगला अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 2। अध्याय 2 कौन सा है? संघवाद।
कि हम साथ कैसे रह सकते हैं उसके ऊपर है। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, आपको जो चीज भी सहायता चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पे indrajit@studypoint@gmail.com पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।